नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे किताबों का एनालिसिस किया हूँ। पर वासुदेव नंदन प्रसाद के जो हिंदी व्याकरण है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है और बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती बुक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम वर्णमाला बताने जा रहा हूँ। वर्णमाला कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला का उच्चारण कहाँ से होता है और उसमें व्यंजन कितने थे, इन विभिन्न चीज़ों को आज हम इस क्लास में शामिल करने वाले हैं। फर्स्ट में वर्णमाला पर चर्चा कर लेते हैं। वर्णमाला कहते किसे हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोला जाता है। जैसे आपने देखा हो कि अनेक फूलों को मिला करके एक फूल की निर्माण किया जाता है, मतलब एक माला का निर्माण किया जाता है। तो उसमें छोटे छोटे फूल अर्थात 10, 20, 50, 100 सभी फूलों को एकत्र करके एक लाइन में गुथी जाती, एक धागे में फिरोई जाती है, तो एक माला का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार कई वर्णों को, इसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों आ जाएंगे, इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ से यह बात आप पकड़ करके चलेंगे। वर्णमाला यदि आपसे पूछेगा कितने होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे 52 होते हैं और स्वर की संख्या 11 होती है। यह बात आप हमेशा किसी भी सूरत में भूलेंगे नहीं। यदि बेहोश हैं तो भी होश में रखेंगे। ठीक है, ये दो बिंदु, यहाँ से ये दो बिंदु हर एग्जाम में गारंटी है कि एक न एक प्रश्न बन करके आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है, वर्णमाला है। ऊपर में स्वर वर्ण की संख्या दिया हुआ है और नीचे व्यंजन वर्ण, तो दोनों को मिला करके ही वर्णमाला कहा गया है। ऐसा नहीं कि केवल स्वर या व्यंजन, नहीं, दोनों के मिश्रण को क्या बोला गया है, वर्णमाला बोला गया है। यह फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। इन बिंदु को आपको, जैसे वर्णमाला हिंदी में आप क्या पढ़े थे बचपन में, ठीक है, जब नर्सरी में थे, तो या ई, तो इसको क्या बोला जाता है, स्वर वर्ण बोले गए हैं। ठीक है, इसी के संख्या हमने पहले बताया था कि 11 होते हैं और व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल होते हैं 52 होते हैं। तो ऐसे स्वर और व्यंजन आपको हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि हिंदी साहित्य का या हिंदी व्याकरण का ये स्तंभ मानी जाती है। क्या चीज़, वर्णमाला। वर्णमाला पर यदि आप अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप समझिए अच्छी नंबर ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि शब्दों की आधारशिला, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। या ये आदि जब मनुष्य के वाग्दंडियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। लिखित रूप से वर्ण कहलाते हैं, अर्थात पन्ना पर, ठीक है, किताबों में वर्ण कहलाते हैं। और इन वर्णों को उच्चारण जब हम करते हैं और आवाज़ जो मुंह से निकलती है, तो इसे ध्वनि बोला गया है। वर्णों को, उस मूल ध्वनि को जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, उसे वर्ण कहा गया है। वर्णमाला यदि आप अच्छी पकड़ रखते हैं तो आपके लिए भविष्य उज्जवल होगा। स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण कितने थे, 39 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो या ये टोटल 11 होते हैं। इनकी मात्रा देख लीजिए, इसकी मात्रा कुछ नहीं होती, ठीक है, पर या की मात्रा एक खड़ी पाई होती है और ई की बड़ी, छोटी ई, और फिर इसकी बड़ी ई और ये, ठीक है। इस तरह से आपको चिन्ह भी ध्यान रखना है। चिन्ह ध्यान रखने से क्या होगा, री का ये होता है, ठीक है, तो हमेशा कभी भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा किसी भी एग्जाम में। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, बेस मजबूत नहीं रहने के कारण क्या करते हैं, मिस्टेक कर करके आते हैं। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, क्लास पे चलते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, लघु स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर को, ठीक है, हास्य स्वर भी बोला गया है और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर बोला गया, क्योंकि जब आप छंद वगैरह पढ़ेंगे तो गुरु स्वर का ही वहाँ पे चर्चा किया गया है। इनकी संख्या 7 होती है, पर लघु स्वर की संख्या 4 होती। कौन कौन, या, ई, ऊ, री। और गुरु स्वर या, ई, ऊ, ये, या, वो, मतलब गुरु मतलब होते हैं बड़े, ठीक है, अर्थात शिष्य से बड़े कौन होते हैं, गुरु होते हैं। तो जहाँ भी आपको गुरु आ जाएगा या दीर्घ आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि बड़ी मात्रा आपको वहाँ पे लगाना है, बड़ी मात्रा ही कहलाता है गुरु या दीर्घ स्वर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अर्थात उच्चारण काल, और जब इसे यदि पढ़ेंगे रस या छंद, तो वहाँ पे द्विमात्रक भी बोला जाता है। इनको जो है से, यह जो है द्विमात्रक कहलाते हैं, और यह है एकात्म मात्रक कहलाते हैं।
अर्थात एक मात्रिक छंद में आपको ध्यान रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कुल व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 39, ठीक है। और मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। उसी प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ये सब बिंदु आपको ख्याल रखना है, क्योंकि परीक्षा हॉल में आपसे पूछेगा नहीं परिभाषा, बल्कि इसी तरह संख्या पूछ देगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना होती है, तो 4 होती है। और दिग्गु व्यंजनों की संख्या 2, ड और ढ। मूल व्यंजन हमने पहले भी बताया था 33 होता है, इसीलिए बार बार मैं आपके सामने बता रहा हूं कि ताकि आप सुन करके ही आपको माइंड में सेट हो जाए, याद हो जाए, रटने की जरूरत ही न पड़े। कवर्ग, कवर्ग कंठ से होता है, जिसको क ख ग घ अंगा, एक कवर्ग कहलाते हैं। चवर्ग तालव, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, च छ ज झ इं। टवर्ग मूर्धन ज ट ठ ड ढ, ये सब है टवर्ग। तवर्ग है त थ द ध दंत न है। पवर्ग ओष्ठ से प फ ब भ म, ये पवर्ग कहलाते हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितना है, 25। अंतस्थ कितने थे, य र ल व, ये 4 हैं। उष्म व्यंजन मूर्धन्य ष दंश। उष्म व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे उष्मा निकलती है। जैसे गैस हम जलाते हैं तो उसमें हीट पैदा होती है, घर उष्मा निकलती है, उसी प्रकार इससे उष्मा। मुंह से जब स बोलिए तो देखिए गर्म, आजकल ठंडा के दिनों में आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, भाप निकलेगी मुंह से, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे उष्मा निकलती है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, आज्ञा और श्र, इसे संयुक्त व्यंजन कहा गया है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI आप इसे लगा लेंगे। उत्प्रेक्षित या दिगु ड को बोला गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी स्वरों की वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से देखें तो एक होता है अग्रभाग। अग्रभाग, अग्रभाग का अर्थ होता है आगे का हिस्सा। जैसे आपके सामने मुंह है, ठीक है, इस तरह से मुंह दिया है, तो देखे होंगे कि आगे का भाग यहाँ पे जीभ रहता है, तो आगे का ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा ये अग्रभाग कहलाता है। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्र कहलाता है, अर्थात अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, बड़ी, ए या अर्री भाग, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकेंड होता है, एक थर्ड होता है। तो जीभ का आगे के हिस्सा को अग्रभाग, बीच को मध्य, और जो सबसे पीछे रहता है उसे पश्य भाग बोला गया है। तो इसके पश्चात इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है, जैसे यह। और पश्य भाग के जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति में ऊपर उठता है उसे पश्य स्वर कहते हैं। जैसे या, उ, ओ, ये पश्य स्वर कहलाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, जैसे क्या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है, तो 33 है। अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, तो 25 है। भाषा के लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला बोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, तो या, ई, उ। अनुस्वार तत्सम और तद्भव दोनों हो सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुस्वार के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। छोटे ये, बड़ी ये, अत्र क्या है, स्त्रीलिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन मात्रा को व्यंजन का वर्गीकरण, आगात स्वर या हो जाते हैं, इसको आगात स्वर बोला गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदु आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे। मध्य स्वर यह है, ठीक है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितना है, तो 10 लगाएंगे, ठीक। अधिक स्वरों की संख्या केवल पूछ देगा तो आप 11 लगाएंगे। नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम राजा सिपरसा सितारे हिंद ने किया था। नुक्ता जैसे यहाँ पे देखिए, राज्य में लगा हुआ बिंदु और बाग में भी बिंदु लगा हुआ, इसी को नीचे जो दिया हुआ बिंदु इसको नुक्ता बोला गया है। उसके बाद बहुत सारे बिंदु भी हैं मुख्य के आधार पर, अर्थात मुख के आधार पर जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से 2 तरह के स्वर निकलते हैं, एक समृद्ध स्वर निकलते हैं और एक विवृत स्वर निकलते हैं। समृद्ध स्वर जिन स्वरों के उच्चारण मुंह सबसे कम खुलता है, अर्थात यदि मेरा मुंह इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये, तो आप देखे होंगे कि मुंह जो है से कभी कम कभी बेसी खुलता है, ठीक है।
ये हो गया मेरा मुंह का हिस्सा। तो आपको इसी चित्र के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सो भी आप समझिए कि जिन स्वरों का उच्चारण मुंह सबसे कम खुलता है, तो ये जो है सो ऊपर, ये ऊपर का भाग ओठ कहलाता है, ठीक है। एक ओठ ऊपर रहता है और एक नीचे ओठ रहता है, दो ओठ रहते हैं, दोनों के मिलने से ही कोई शब्द का उच्चारण हम कर पाते हैं। तो क्या होता है कि कम बेसी खुलता है, लगभग बंद रहता है। तो कौन कौन स्वर बंद के उच्चारण में स्थिति में मतलब उच्चारण होते हैं? तो छोटी ई, बड़ी ऊ। तो देखिए आप खुद से अभ्यास करके देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं सीख सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। विकृत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण मुंह सबसे अधिक खुलता है उसे विकृत स्वर कहलाता है। जैसे या, ये विकृत स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर की स्थिति में कुछ अधिक मुंह क्या होता है? खुलता है, अर्थात आधे से भी कम खुलता है, जैसे ये और वो। अर्ध विवृत स्वर, विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज़्यादा खुलता है, इसे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे या, ये, वो, आ। ओष्ठ और मुख्य कृति के आधार पर, ओष्ठ हमने आपको पहले भी बताया था कि ओष्ठ हमारा इस तरह से साइज लेता है। तो इसी साइज के अर्थात पर दो तरह के बांटे हैं, एक वृत्तमुखी और एक वृत्ताकार। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, ठीक है, उसे वृत्त जैसे आकृति ग्रहण कर लेती है, उ, ओ। और अवृत्ताकार, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं अपितु फैल जाते हैं, वे वृत्ताकार कहलाते हैं, जैसे या, ई, ये वृत्ताकार कहलाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण या उच्चारण, कंठ या कंठ, ठीक है, व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पर आप ध्यान रखेंगे। जैसे तालव्य, तालव्य किसे कहते हैं? मुंह के भीतर की छत को, अगला भाग को तालव्य बोला जाता है, अर्थात मूर्धा भी नाम दिया गया। और मूर्धा, मुंह के भीतर की छत को अगला भाग को मूर्धन्य बोला गया। दंत, ऊपरी दांतों के निकट जो है उसे दंत बोला गया। ओष्ठ, दोनों ओठों से, ठीक है। तालव्य, तालु, मुंह के भीतर की छत को, ये भी इसे तालव्य बोला गया है या तालुव। वात से दंत या मसूड़ा को वात से बोला गया। दंतष्ट, ऊपर की दांत प्लस निचला को दंतष्ट बोला। मूर्धन्य, मूर्धा और भीतर की छत को अगला भाग को मूर्धा बोला गया। स्वर तंत्रीय, स्वर अंत्र, कंठ के भीतर स्थित स्वर तंत्रीय कहा गया। उत्प्रेक्षित, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठ करके झटके के साथ नीचे आए उसे उत्प्रेक्षित कहते हैं, जैसे ड, देख लीजिए ड, तो ऊपर से नीचे आ जाता है। अनुस्वार और पंचमा अक्षर का प्रयोग कहाँ पे होता है? यदि कोई पंचमीय वर्ग वर्ण स्वर रहित तथा उसके बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो वहाँ पे पंचमा अक्षर में बदल जाता है, जैसे त, थ, द, ध, दंतना, ठीक है। अब एक ही चीज आ जाएगा, ये 5 हो गए, 5 में, ठीक है, एक ही समूह के कोई भी शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पे न का क्या बन जाएगा? तो बिंदु में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ द भी आ गया, एक ही शब्द, ये द आ गया, उसके बाद और लास्ट में पंचमा अक्षर ना आ जाता है, ये पंचमा अक्षर, ठीक है। तो इसका हमें सही रूप हिंदी ये है, ध्यान रखेंगे। कंपन, यदि कंपन लिखना रहेगा तो कंपन ये है, नंदन ये है, ये बात आपको भूलना नहीं है। उसी प्रकार सेकेंड में पंचमा अक्षर स्वर रहित हो तथा इसके यह वह आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलता है, अर्थात आप यह ध्यान रखेंगे कि यदि पंचमा अक्षर में यह अंतर्शय व ह आए तो पंचमा अक्षर नहीं बदलता, जैसे पुण्य, समन्वय, तुम्हारा, तो ये सब जस के तस रहते हैं, इसमें बिंदु में परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। यह नियम आप ध्यान रखेंगे। थर्ड है मूर्धन्य स, दंत स से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होते, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये 3 स जहां भी आ जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जहां भी आ जाएंगे वहां पे बिंदु ही प्रयोग होगा, न कि आधा न, किसी में भी इस तरह के न का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तालब सा रहेगा, मूर्धन्य सा रहेगा और दंत सा रहेगा। दंत सा इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि दंत से उच्चारण करने पर इसका दंत सा नाम पड़ा है। थर्ड, अधि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या उष्मा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, जैसे सहार, समाहार, ठीक है, समयोग, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु का ही प्रयोग होगा। क्या कहता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है। कब, किस स्थिति में? आपको ध्यान रखना, ऊष्म व्यंजनों से प्रारंभ होते हैं, तब ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन जितने भी आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है,
सीधा बिंदु से ही प्रारंभ होगा। नासिक व्यंजन किसको बोला गया है? तो नासिक जितने भी, ठीक है, ड, इ, मूर्धन्य, पंचमा अक्षर, ये सब क्या है? नासिक अक्षर कहलाते हैं। आयोगवाह हिंदी की वर्णमाला के अनुसार बिंदु अविसर्ग को या आधा लेकर के, जो इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, या यंग, तो इसको आयोगवाह के रूप में जाना जाता है। अनुस्वार विसर्ग दोनों स्वर भी व्यंजन भी होते हैं, जैसे मूर्धन सा, ठीक है, दन सा और तालब सा, ये क्या है? व्यंजन होते हैं। ध्यान रखेंगे। मूर्धन सा के इसको नाम जो है तालु से उच्चारण होने के बाद, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ? तालु है। और मूर्धन सा का जिह्वा से, और ये दंत सा, इसीलिए इसको दंत सा नाम रखा गया है। ठीक है, दंत से उच्चारण होने के कारण इस स को दंत स बोला गया है। अब आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, इतना लंबा हम बता रहे हैं इसीलिए, ताकि आपको भूलना नहीं। शॉर्ट में पढ़ेंगे तो चल जाएंगे ऊपर हवा में। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर और विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वाघात कहलाता है या बाघात कहलाता है। ठीक है, बाल घात भी कहते हैं। जैसे कोई शब्द को हम अधिक बल देते हैं, जैसे गाड़ी ट्रैक्टर यदि फंस जाती है बाला में, तो क्या करती है? ज़्यादा एक्सीलेटर देती है, तभी तो वहाँ से निकल पाती है। तो क्या उसे भी हम बाल घात कह सकते हैं, समझने की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। तो उसी प्रकार जिस शब्द को हम ज़्यादा बल देते हैं, एक्सीलेटर ज़्यादा दबाते हैं उच्चारण करने में, तो वो क्या कहलाता है? बाल घात कहलाता है। जैसे विष्णु, इंद्र, दुख, हरि, प्रीति, जितने शब्द हैं ये सब बाल घात कहलाते हैं। अनुतान, अनुतान को सुरहल कहते हैं। सुरों के आरोह विरोह क्रम को सुरहल की संज्ञा दी गई है। अनुतान, यदि अनुतान नहीं रहेगा तो कोई भी संगीत सुनने में हमें अच्छा नहीं लगेगी। अब प्राण तत्व के आधार पर बात करें तो प्राण तत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण जिन अक्षर के उच्चारण करते समय मुंह से वायु और फेफड़ों से वायु कम निकलती हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे अल्प प्राण लिखने से पहले आपको ध्यान रखना है प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, तो 1 लिख लीजिए, तृतीय लिख लीजिए और 5। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा। तो 135 जो हो जाएगा वो अल्प प्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण मतलब बेहोशी हालत में, उसका प्राण पूरा नहीं निकला, थोड़ा प्राण निकला है। और इसकी संख्या कितना होता है? 19 होता है, प्लस स्वर मिलाकर कुल मिलाकर के 31 हो जाते हैं। उसी प्रकार महाप्राण अधिक रहेगा तो महाप्राण मतलब मर जाना। ठीक है, महाप्राण होता है, महानिर्वाण होता है। वैसे अच्छा जिनका उच्चारण करते समय मुंह से वायु अधिक निकलते हैं, जैसे दूसरा और चौथा निकलेगा, दूसरा या चौथा, तो ये महाप्राण कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमने क्या बताया है? तो 2 प्रकार के बताया हूँ, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में आप 135 लेंगे और महाप्राण में सम संख्या ले लेंगे। ठीक है, 2 4। तो ध्यान रखेंगे महाप्राण में डायरेक्ट 2 सीधा प्राण निकल जाता है। ठीक है, 2 या 4 यहाँ पे आ जाएगा। महाप्राण जहाँ भी बोलेगा वहाँ पे सम संख्या 2 4, और अल्प प्राण बोलेगा 135। तो इसे रटना नहीं है, रटने के लिए हम नहीं बता रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लिखने समय, बनाने समय 1 2 3 4 5 लिख लीजिएगा और यहाँ बैठा दीजिएगा क ख ग घ और अंगा। तो जहाँ भी आपको सम संख्या दिखाई देगा, ठीक है, सम संख्या का इस तरह से, तो आप लगा लेंगे, ये महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे 4 में क्या है? घ है, तो देखिए घ आया है यहाँ पे, तो ये क्या है? चतुर्थ में ये महाप्राण है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना, रटेंगे तो फिर आपका बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। घोष तत्व, नाद और झंकार सब एक ही चीज होता है। कभी भी पूछेगा घोष तत्व के आधार पर, नाद के आधार पर, गुंज के आधार पर, झंकार के आधार पर, कंपन के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे सब का नाम एक ही है, कोई अलग नाम नहीं है, सब एक ही चीज को बोला गया है। जैसे अघोष और एक घोष होता है, घोष को दूसरा नाम सघोष भी है। ठीक है, अब यहाँ पे घोष सघोष, तो घोष सघोष का मतलब सीधा सीधी समझ लीजिए, ये शब्द किससे रिलेटेड है? घर्षण से रिलेटेड है। जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उस अक्षर को हम अघोष कहते हैं। बिना घिसा हुआ शब्द, क्या कहेंगे इसको हम दूसरे भाषा में? बिना घिसा हुआ शब्द को ही अघोष कहा जाता है। और जिस शब्द को घिसता है, ठीक है, जैसे आपके चप्पल जूते घिस जाते, गाड़ी के टायर घिस जाते हैं,
तो उसी क्रिया को यहाँ पर भी हम दोहरा रहे हैं। जैसे बिना द्वितीय वर्ण, जैसे मूर्धन स दंड स हा, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कोई घर्षण नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। परिभाषा पर आप ध्यान रखेंगे, जिन अक्षर के उच्चारण करते समय तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। कंपन मतलब घर्षण, ठीक है। अघोष ध्वनियों की संख्या कितना है, तो 33 आप लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे घोष को दूसरा नाम सघोष भी रखा है, तो दोनों चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको किसी भी हाल में नहीं रखना। जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, वैसे अक्षर को हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का तृतीय चतुर्थ पंचम क्या है, तृतीय चतुर्थ और पंचम, य र ल व र ह यंग य, ये सब तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय चतुर्थ पंचम अर्थात 345। तो मोबाइल नंबर आप ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर के जरिए आप इसे याद रख सकते हैं। और इसमें आ जाएगा प्रथम तथा द्वितीय अर्थात 1 2, ठीक है। 1 2 इसमें आ जाएगा किसमें, अघोष में, ठीक है। 1 2 आ जाएगा अघोष में, और घोष में आ जाएगा 345 आ जाएगा। अब संयुक्त व्यंजन, जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ में क और स मात्रा लगी हुई रहती है, त्र में त और र, आज्ञा में ज और य, स्र में स और र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन द्वित्व, किसी भी शब्द में समान व्यंजन संयुक्त होते हैं उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चा, पक्का, अंडा, अस्ता, ये से द्वित्व व्यंजन। मानक हिंदी में संख्या कितना है, 52 है। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आयुर्वाद 2 होते, व्यंजन कितने, 33, संयुक्ताक्षर 4, उत्प्रेक्षित 2। तो ये सब हमने बता दिया हूँ। थोड़ा सा पुनः विचार कर लें कि कामता प्रसाद गुरु में वाह पर्यंत के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद बताएं, अल्प प्राण और महाप्राण। हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन, ध्वनिया कौन है, तो भ है, ध्यान रखेंगे। प्र में पूर्ण वर्ण कौन कौन है, तो इसमें 3 है। प्र में प प्लस र मिल करके क्या बना है, प्र मिला हुआ, तो इसमें 2 ध्वनियां मिल करके बनी हुई है। यदि आपसे पूछेगा कि प्र में कौन कौन शब्द मिले हुए, तो आधा प और र, तब कहीं प्र का निर्माण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न जरूर पूछेगा, क्या पूछेगा से भी समझिए। भाषा के सार्थक इकाई क्या कहलाता है, तो वाक्य कहलाता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाते हैं, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाते हैं, और पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाते हैं, और अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाते हैं, ध्वनि कहलाते हैं, जिसे वर्ण भी नाम दिया गया है। तो इन बिंदुओं का आपको भूलना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, ऐसे हम छोटा करके आपके बता रहे हैं आपके सामने, ठीक है, ताकि आप एक बार में देख लीजिए, और नहीं तो ऊपर नीचे करके जरूर देख लीजिएगा यह टॉपिक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से क्वेश्चन गिर जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो बाद में हमें आप ये मत बताइएगा कि सर आप ये नहीं बताएं। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।